आज चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है ना। तो 16 तक कर चुके थे और हमने उसमें क्या था कि डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला देखा था, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या देखा, तो अब तक हमने देखा है डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला जिसका वेटेज 90% है। जेई मीन्स जेई प्लस जेई प्लस एडवांस दोनों लिख दो, ठीक है। एडवांस जेई प्लस एडवांस दोनों में एकदम क्वेश्चन आना ही है, ठीक है ना। इवन ऐसा टॉपिक है कि अगर जेई मेंस में स्किप भी हो जाता है, क्योंकि जेई मेंस में छोटे छोटे हल्के हल्के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है, ठीक है ना। तो जेई एडवांस कंफर्म है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है। और ये सारे जो भी मैंने क्वेश्चन बनाया था, अच्छा बताया था, वो सब PY क्यों ही थे जेई एडवांस के पिछले ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें उन्हें अच्छे से बनाना था और रिविजन करना था। आई होप तुमने रिविजन करके आए होगे। और लिखा हुआ है HW बना के आए हो, बताओ HW बना के आए हो कि नहीं। अगर ऑफलाइन क्लास होता है तो तुमसे पूछा जाता है HW बना के आए हो कि नहीं। उठो, हाथ कॉपी दिखाओ, फिर हाथ निकालो, सिंपल सा बात है। तो आई होप तुमने बनाया होगा, और नहीं बनाया तो अभी भी वीडियो पॉज करो और सबसे पहले क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कराए थे और सिखाए थे, ठीक है ना। तो जब तक कलम नहीं चलाओगे तब तक तुम नहीं सीखोगे, क्योंकि जेई एडवांस जेई मेंस का एग्जाम तुम्हें ही जाके देना है, मुझे नहीं जाके देना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है कि एक बार और मैं बोलता हूँ, वीडियो पॉज करो। अगर होमवर्क बना के नहीं आए हो तो फिर से बना लो, अगर बनाए होगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, डेडिकेशन है तुम्हारे अंदर, ठीक है। चलो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इफ एनर्जी ई वेलोसिटी भी। क्वेश्चन नंबर 6 ही HW दिया था और क्वेश्चन नंबर 8 एक दिया था। तो दोनों बनाएंगे, पहले HW सॉल्व करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक। इफ एनर्जी ई इन वेलोसिटी भी एंड फोर्स एफ बी टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन ले रहा है, सिंपल सा बात है, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा ही बनाना है, फंडामेंटल क्वांटिटी। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, फंडामेंटल क्वांटिटी सबसे एक नंबर। किससे माना है, एनर्जी को मानना है। इफ एनर्जी, तो एनर्जी को मान लो, ठीक है। एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं, ई से। इसका तुम्हारा डायमेंशन क्या होता है, ML2T-2 वर्क के बराबर होता है। 1000 बार बता चुका, 10,000 बार बता चुका, लेकिन और पूछोगा और बताऊंगा, टेंशन ना लो। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर तुम्हारा वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिनोट किया है किसे, भी से कर दो। और इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, LT-1 होता है। ये हो गया वेलोसिटी का। उसके बाद फोर्स, 3 नंबर फोर्स का रहा है, फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स को डिनोट किया F से। और इसका तुमको डायमेंशन बचपन से ही पता है, यानी लेक्चर नंबर 1 या 2 में ही बताया था, ML-T-2। लोड नहीं लेना, फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। फोर्स इक्वल टू M में होता है, वहाँ से आता है, समझ में आएगी नहीं है। तो देखो, इसको हमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है, उसके बाद हमें डायमेंशन बताना है किसका, मास का। तो हमें तो एक ही चीज़ आता है, क्या आता है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का पावर x, वेलोसिटी का पावर y और फोर्स का पावर z। इतना आता है, ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट भाई। कैसे सॉल्व करना है, यही कंसेप्ट है। इसीलिए मैं HW क्वेश्चन दिया था कि तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो, ये सब फिर से बनाओ, फिर से सीखो, ठीक है ना। एक क्लास में नहीं हो रहा है तो यही कंसेप्ट है। M डायरेक्टिव जो इसका भी पूछ रहा है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी बना रहा है उसको रख दो, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, मास का डायमेंशन क्या होता है, M, सिंपल। उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इक्वल टू लिखो, उसका कांस्टेंट कोई लिखोगे तो K लिख दो। उसका ई एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ML2T⁻²। इसका पावर क्या है, x, देखो। उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, LT⁻⁻1। उसका इसका पावर क्या है, y, ठीक है। उसका फोर्स है, तो फोर्स का क्या है, ML-T-2, ठीक है। इसका पावर क्या है, z है, समझ में। तो सबसे पहले गुना करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं M होता है ना, M का पावर इधर देखो 1 है, L नहीं है तो L का पावर 0, T नहीं है तो T का पावर 0, इक्वल टू K कांस्टेंट है। और गुना करते चलो, देखो M1 है, x से गुना करोगे तो यहाँ MX आ जाएगा, है कि नहीं है। और L2 है, यहाँ x से गुना करोगे तो L2x आ जाएगा। T से गुना करोगे तो T इधर -2 है, x है तो -2x हो जाएगा, इनटू समझ में आया। यहाँ पे L है, L का पावर 1, y से गुना करोगे तो L के पावर y आ जाएगा, समझ में आएगी नहीं है। कैलकुलेशन है, खुद से कलम चलाओ, ठीक है ना। T के पावर -y, उसका दिन टू, यहाँ M के पावर z, उसका L के पावर z, उसका T के पावर -2z। क्योंकि जो पावर होता है ना, देखो एक्चुअल में जो पावर होता है ना, नोट में बता देते हैं, यहाँ पे नोट में मान लो कि x का पावर यहाँ a है, a का पावर फिर b है, ठीक है ना। तो सिंपल ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, क्या होते थे, x के पावर a इंटू b। तो सिंपल वही कर रहा हूँ, देखो m का पावर 1 है, x पावर के ऊपर पावर है, तो 1 इंटू x हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ l का पावर 2 है और x पावर है, तो L2 इंटू एक्स, L2x हो गया कि नहीं हो गया। तो सब इसी तरह मैंने किया, उसके बाद सबको जोड़ दूंगा, सिंपल सा बात है। जो सेम है, जैसे ML-T जो भी। तो देखो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इधर तो M1 है, L0 है, T0 है, लेकिन इधर देखो K तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए हैं तो। उसका देखो M यहाँ है
और m देखो एक यहाँ है, तो यहाँ m के पावर x है, उसके बाद प्लस यहाँ z कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सिंपल सा बात है, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। उसके बाद l देखेंगे तो l, उसके बाद l का पावर कितना है 2x, इधर देखो l किधर, l यहाँ है तो यहाँ प्लस y हो गया। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पे l कितना है z है तो प्लस z कर दो, सिंपल। उसका t देखो तो यहाँ t का पावर माइनस 2x है, उसके बाद यहाँ कितना है t का पावर माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख दो। इधर भी है, यहाँ देखो एम सॉरी, यहाँ t का पावर माइनस 2 जेड से गुना नहीं किया हूँ, फिर से गुना कर देता हूँ। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे माइनस 2z है कि नहीं है। अब चलो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन m का पावर 1 है यानी 1, इधर देखो इधर m का पावर क्या है, दोनों को कंपेयर डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। m का पावर 1 है, इधर x प्लस जेड है, ठीक। तो आ जाओ कंपेयर करते हैं इक्वेशन, बस बना लेते हैं तीनों इक्वेशन। जो m का पावर 1 था, m का पावर इधर ही लिख लेते हैं, उसका बाद हम लोग कर लेंगे। चलो आ जाओ इधर लिख लेते हैं। क्या था m1 L0 और उसका T0 इक्वल टू K, उसका क्या है और देख लेते हैं कि m का पावर x प्लस z है, ठीक है, इंटू l का पावर क्या है, l का पावर तुम्हारा है 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। उसका t का पावर क्या है, t का पावर तुम्हारा है माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z, माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z है। समझ में आया ना, मैंने लिख लिया। लाओ इधर इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, m का पावर 1 इधर 1 है तो 1 इक्वल टू m का पावर इधर किधर है x प्लस जेड, इक्वेशन 1 हो गया कि नहीं। इक्वेशन 2 बना, l इधर 0 है, इधर l कितना है 2x प्लस वाई प्लस जेड, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 3 देखो, t का पावर यहाँ 0 है तो 0 इक्वल टू इधर कितना है माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z। समझ में आया, इक्वेशन 3 हो गया, ठीक। तो चलो कहीं कहीं मान पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ईजी ही होता है, उतना भारी होता नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, मेरे को मतलब प्लस 2x और माइनस 2x दिख रहा है। अगर डायरेक्ट जोड़ूंगा सिंपल सा बात है, 2x भी कट जाएगा, माइनस 2x कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई दिख रहा है तो डायरेक्ट जेड का मान कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ठीक है। तो क्या है 2x, इधर इसको लिख ले रहा हूँ, इधर इसको लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, वो चेंज कर सकते हैं। 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया। इधर लिखो माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू, इधर भी 0 है। देखो जोड़ोगे तो प्लस 2x है माइनस 2x है, सिंपल सा बात है, 0 हो गया। ये प्लस वाई है माइनस वाई है, 0 हो गया। ये प्लस जेड है माइनस 2z है, समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ माइनस 2z ज़्यादा है, प्लस जेड कम है, तो सिंपल आएगा जेड, लेकिन साइन आएगा इसका माइनस इक्वल टू 0, यानी जेड का मान तुम्हारा क्या आ गया 0, जेड का मान 0, ठीक। जब जेड का मान 0 आ गया तो आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। जब जेड का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे तो जेड जब 0 करोगे तो एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान 1 आ गया। आ गया कि नहीं, एक्स का मान 1 आ गया, समझ में आया। उसके बाद एक्स का भी मान आ गया। आ जाओ वाई का भी मान निकाल लेते हैं तुम्हारा। एक्स का 0 इक्वल टू एक्स का मान कितना 1 आया है तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस वाई, और जेड का मान तुम्हें पता ही है कितना आया 0, सिंपल। तो यहाँ वाई का मान कितना आ गया, यहाँ से वाई का मान 2 को उधर भेजोगे तो प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो y का मान माइनस 2 आ गया, ठीक। तो एक बार इक्वेशन का देख लेते हैं क्या था। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ x इक्वल टू आया 1, y इक्वल टू आया माइनस 2 और z इक्वल टू 0, ये 3 आ गया, ठीक है, तीनों आ गया, ठीक। तो उसका देख लेते हैं x y z किसका किसका पावर माने थे। तो इधर पलट लेते हैं पीछे, देखो पीछे देख लेते हैं। हम लोग माने थे एनर्जी का पावर x, वेलोसिटी का पावर y और फोर्स का पावर z, ठीक है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया क्या, एनर्जी का पावर क्या आया x, x का मान कितना है, x का मान देखो कितना आया, x का मान आया है 1, x का मान 1 और y का मान माइनस 2 और z का मान 0। तो x का मान तो 1 हो गया तो x का मान तो 1 का 1 लिख लो। v का मान तो y का मान माइनस 2 तो v का पावर माइनस 2 और z का मान 0 था तो f 0 होगा। तो f 0, किसी भी चीज़ का पावर क्या होता है 1 होता है। तो इसको सिंपल सा हटा दोगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रहेगा। तो e1 और v माइनस 2, तो तुम्हारा आंसर ये हो गया, ई और भी का पावर माइनस 2, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो कौन कौन है, तो ई भी 2 गलत है, ई भी का पावर माइनस 2 एकदम सही है, करेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है। तो इसी तरह बनाना है, एकदम जे एडवांस का ही कंसेप्ट है, जे एडवांस में आता ही आता है, ठीक है ना। अब लेवल इंक्रीज हो है या लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिए थे और क्वेश्चन नंबर 8 भी तुमको दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 भी तुमको दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तुमको वो भी दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 शायद लिखा हुआ नहीं है, लिखना होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 तुमको दिए थे, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी HW था, ठीक है ना। तो तुम लोग बना के आए होगे, ठीक है ना। नहीं बना रहे हो तो बनाने पे मेहनत करो और काम किया करो,
तभी सिलेक्शन होगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या था, इफ फोर्स एफ, ठीक है ना, ये भी सेम क्वेश्चन था एकदम। अब वेलोसिटी भी फोर्स भी एफ था, वेलोसिटी भी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, तो देन द डायमेंशंस ऑफ मास, शायद सेम क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, एक बार देखने दो। वेलोसिटी और फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, इधर पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, 6 नंबर क्वेश्चन था इफ, अच्छा यहाँ एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स था। ओके, यहाँ एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स था, तब मास का निकालना था। यहाँ पे है तुम्हारा ये पी क्यों ही है, यहाँ पे तुम्हारा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम दिया है। ओके, यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी, टाइम दिया है। ठीक है, फिर डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ मास आर, मास का क्या होगा डायमेंशन। ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन दिए थे भी वहाँ, एफ भी टी के पावर -1। ठीक है, ऑप्शन और बी क्या था, ऑप्शन और बी था एफ भी टी के पावर -2। ठीक है, उसका सी कितना था, एफ भी के पावर 1 टी के पावर -1, उसका डी के पावर एफ भी के पावर -1। ठीक है, यही तुम्हारा ऑप्शन है। ठीक है, तो वो एच था, तो तुम बना के आओगे तो मिला लो। ठीक है, नहीं बना के आया तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले बनाओ, क्योंकि तुम्हारा कलम चलाना जरूरी है। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल किसे माना गया, फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स किसे मानना है, फंडामेंटल यूनिट्स मान रहा है किसको, सबसे पहले एक फोर्स को मान रहा है, तो फोर्स लिख लो, इसको डिनोट किससे कर रहा है, एफ से। डायमेंशन तुमको पता ही हो गया होगा, रटा गया होगा अब, mlt -2 एकदम। और 2 नंबर क्या होगा, 2 नंबर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू भी है, इसका तुमको पता ही है, lt के पावर -1। उसका यहाँ 3 नंबर क्या है, 3 नंबर टाइम दिया है, तो टाइम खुद में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, तो डिनोट कर रहा है टी से। और इसका वेलोसिटी में बोल रहा हूँ, इसका डायमेंशन क्या होगा, टी का, टी हो जाएगा, समझ में आया। तो ये तुमको फंडामेंटल यूनिट्स माना, ये पी क्यों है एकदम, ये पी क्यों है तुम्हारा एसएचजी एडवांस का, ही पी क्यों है। अप्रॉक्सीमेट जितना भी बता रहा हूँ पी क्यों है, मतलब प्रीवियस इस पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, तो टेंशन ना लो इस चीज़ का, क्योंकि ये सब अच्छे क्वेश्चन लेवल के हैं। ठीक है ना, बाकी रिसेंट वाला भी कराऊंगा, और रिसेंट वाला खुद से करो, ये सब सीख के। ठीक है ना, तो तुमको किस चीज़ का बताना है, मास का। तो सिंपल हमें क्या आता है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसका एक फोर्स ले लो, एफ का पावर एक्स, भी का पावर वाई और टी का पावर जेड, सिंपल। उसका बाद हमें क्या करना है, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट के लगाओ, एफ का पावर क्या होता है, एफ का पावर एक्स है, तो एफ का डायमेंशन रखो, एफ का एम एल टी -2, उसका तो पावर एक्स। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी का पावर -1, इसका पावर वाई, उसका टी का पावर जेड, तो टी का टी होता है, तो टी का पावर जेड, समझ में आया। ठीक है, तो इधर क्या होता है, एम तो खाली है, बस एम है, तो एम का पावर 1 लिख लो, एम एल 0 लिख लो, टी भी 0 लिख लो, कंपेयर करने के लिए आसानी रहेगा, कंपेयर करने के लिए। ठीक, उसका देखो इधर के इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एम के पावर एक्स, एल के पावर एक्स, टी के पावर -2x। ठीक है, इधर करोगे तो एल के पावर ए वाई, टी के पावर -y इंटू टी के पावर जेड। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो इधर तो है सिंपल m1 l0 t0, है कि नहीं है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया कि एम का पावर एक्स है इधर, और एम कहीं है, कहीं भी नहीं है, तो एम का पावर एक्स बस लिख दो, सिंपल। एल का पावर देखो एक्स है और एल है, यहाँ पे भी है, इधर नहीं है, तो पावर प्लस वाई, क्योंकि देखो गुना में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा। उसका टी क्या है, टी का पावर -2x, उसका इधर है टी, तो -y इधर ही है, इधर प्लस जेड है कि नहीं है। तो उसका देखो यहाँ 1 है, तो इक्वेशन यहीं से आप बनाना चालू करते हैं, एम का पावर 1 है, इधर एम का पावर एक्स है, देखो एक्स का मान डायरेक्ट 1 आ गया, इक्वेशन 1 तुम्हारा सॉल्व भी हो गया। इक्वेशन 2 देखो, इधर एल का पावर 0 है, इधर कितना है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 3 बनाओ, टी का पावर इधर 0 है, इधर कितना है, -2x -y प्लस जेड, है कि नहीं है। इक्वेशन 3 हो गया। ठीक, इक्वेशन 3 हो गया। तो देखो सिंपल सा बात है कि x का मान तो 1 पहला इक्वेशन में ही क्लियर हो गया, तो इधर इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू -x आ जाएगा, और -x का मान 1 है, तो x y का बराबर में -1 हो गया। और यहाँ से निकाले z का मान, तो 0 इक्वल टू -2, x का मान 1, तो -2 हो जाएगा। और इसके बाद y का मान y का मान खुद -1 है, तो -1 प्लस जेड, तो आ जाओ देखते हैं क्या है, 0, ये क्या -2 प्लस 1 प्लस जेड हो गया। ठीक है कि नहीं। तो उसका बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा -2 और +1 -1 प्लस जेड, और -1 को उधर देते जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है,
जेड इक्वल टू 1 हो गया। तो तुम्हारा क्या आ गया, एक्स का मान 1 आ गया, वाई का मान -1 आ गया, जेड का मान 1 आ गया, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। एक्स का मान क्या है, यहाँ लिख लेते, यहाँ लिख लेते हैं, एक्स का मान 1 आया, वाई का मान -1 आया और जेड का मान 1 आया है, जेड का मान 1 आया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यानी एफ का पावर एक्स हो जाएगा, भी का पावर -1 हो जाएगा और टी का पावर 1 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन में देखो, यहाँ एक बार लिख लेते हैं, एफ का पावर 1 हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं, 1 तो छिपा रहता है ना, भी का पावर -1 हो जाएगा और टी का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन देखो, ये नहीं है, ये एफ भी नहीं है, हटाओ। उसका सी देखो, एफ भी नहीं है, ठीक है। और डी में जो है ना, डी में टी गायब है, होना चाहिए, गायब है। 1 मिनट में क्वेश्चन में मिला लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन क्या है, हाँ ओ सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे सही है, यहाँ पे टी है, ठीक है ना, यहाँ पे टी है। अगर पिछले में क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखा होगा, अगर होमवर्क जब दिया था नहीं दिया हूँ, ठीक है ना, तो देखो ये टी है, एफ भी -1 और टी है, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन में देखा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा डी नंबर पिछले क्वेश्चन में एक बार जब 8 नंबर क्वेश्चन जहाँ मैं लिखा था, एक बार देख लेता हूँ, है देखो देखो, मैं जब क्वेश्चन दिया था देखो, एफ भी -1 T1, तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे पिछले जब होमवर्क दिया था बनाया था, अभी उतारते समय छूट गया, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं है। तो ये जो भी चीज़ है, ये क्वेश्चन आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे थे, एक बार मैं रिवीजन कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे ना, डायमेंशनल एनालिसिस का 3 गो पार्ट था, एक बार और मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ यहीं पे, इसलिए मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट मेरे को दे दो भाई प्लीज़। तो हाँ देखो, यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लेक्चर नंबर 16 में भी रिवीजन किया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसका 3 पार्ट है, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फार्मूला 5% वेटेज है, जो हमने लेक्चर पहले ही कर लिया था, और 2 नंबर डेरिवेशन ऑफ फार्मूला 90% जो डेरिवेशन था, तो लेक्चर नंबर 16 में किया, और HW जो दिया था लेक्चर नंबर थोड़ा 17 में किया। अब हमारा पार्ट जो 3rd वाला स्टार्ट होता है, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इसका भी वेटेज 5% है, ठीक है। लेकिन तुमको आना चाहिए भाई, क्योंकि देखो जब एडवांस क्वेश्चन आगे आगे और चैप्टर में बढ़ेंगे तो ये सबका यूज भी होगा। क्वेश्चन तो आते ही हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब का यूज भी होगा। तो तुम अगर नहीं सीख रहोगे तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे बाद में, ठीक है ना। तो तुमको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है, सीखना है, ठीक है ना। तो आ जाओ 3 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ 3 नंबर हम लोग टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं आज का, ठीक है। कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक। क्या करना है, 3 नंबर हम लोग को करना है, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इसका क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन का मतलब है कि कन्वर्ट करना है। जैसे हम उस समय बेसिक तुमको क्लियर किए थे कि 1000 किलोमीटर, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, जैसे स्टार्टिंग में बताए थे ना, एक दिन लेक्चर लिए थे तो 1000 मीटर, ये सब तुमको बताए थे, ठीक है ना। नहीं बताए थे तो फिर बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, लोड मत लेना कि मैं दोबारा नहीं पढ़ा हूँ, हमें सब चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। तो कन्वर्जन का मतलब है कि कन्वर्ट करना, कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना, सिंपल सा बात है। कन्वर्जन करना, समझ में आएगी ना, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। सिस्टम क्या, जैसे सिस्टम 3 सिस्टम तुमको बताए थे कि नहीं, OCGS, MKS और FPS। तो MKS को ही SI बोल दिया गया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बोल दिया गया कि आप किसी भी देश में जाए तो आपको परेशानी ना हो लिखने में, पढ़ने में, समझने में, कहीं का भी, है कि नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि यहीं पे कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम हम लोग ऑलरेडी कुछ किए हैं, MKS से CGS में लाना सीखें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बड़े लेवल पे, यानी थोड़ा सा और बड़े लेवल पे करेंगे, और थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन करना होगा, जो अगर आता है वो सब सीखेंगे, समझ में आया कि नहीं। जैसे वहाँ पे तुमको मैंने करके दिखाया था कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, वो भी कन्वर्ट करके दिखाया था। तो यहाँ पे फिर से आएगा, फिर से मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लो, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब 1 किलोमीटर के जो 1000 मीटर लिखते हैं ना, तो देखो ये जो होता है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोट N से करते हैं। ये जो होता है यूनिट होता है, इसे हम U से डिनोट करते हैं। ये इधर भी है, दोनों साइड में कोई भी एक चीज़ होता है, कोई भी, देखो एनी फिजिकल क्वांटिटी, आ जाओ समझते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी, दो चीज़ अपने पास रखता है, वैल्यू जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, टेंशन ना लो, मैं सब बताऊंगा, यूनिट, ठीक है, या वैल्यू बोलो या मैग्नीट्यूड,
ठीक है, वैल्यू बोलो या तो मैग्नीट्यूड बोलो, ये चीज़ रखता है जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं एन से। एन से समथिंग लाइक नंबर टाइप का, यूनिट को डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग के पास है तो वो दो चीज़ अपने पास रखता है, एक वैल्यू एक यूनिट। समझ में आया कि नहीं? तो देखो ऐसे भी हम लोग लिखें, ये जो एक है ये वैल्यू है, किलोमीटर यूनिट है, इधर 1000 क्या है, 1000 वैल्यू है, इधर जो मीटर है ये यूनिट है। ठीक है, यूनिट अलग हो सकता है, तो इसको हम लोग चाहे तो इसको N1 मान सकते हैं, U1 मान सकते हैं, इसको N2 और U2 मान सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ है ना, एक मान नहीं सकते, है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? तो देखो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सिंपल सा बात है, एक हमारे पास ऑलरेडी कहने का मतलब है कि एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं होता है तो हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे। सिंपल सा बात है, कोई भी चीज़ रटने का जरूरत नहीं। जो एन होता है ना, एन वो जो वैल्यू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है। जैसे मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ क्या है एक्चुअल में लिखने का मतलब क्या है। इसका लिखने का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब मैं लिखता था, सिंपल सा बात है, मान लो तुमको मैं लिख रहा हूँ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर एग्जांपल, ओनली एग्जांपल, समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का मतलब है कि जब भाई एक्स तेरा बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, अगर एक्स घटेगा तो वाई भी तेरा घटेगा भाई। लेकिन जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखता हूँ, यानी इसका मतलब कहने का मतलब है कि जब एन बढ़ेगा तो यू जो है यूनिट छोटा होगा, जब एन घटेगा तो यू बड़ा होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों साथ साथ बढ़ेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों साथ साथ घटेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। कैसे होता है आज समझा देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। देखो ये जो किलोमीटर होता है ना, ये जो किलोमीटर ये यूनिट बड़ा वाला है, ठीक है ना, और ये जो मीटर होता है यूनिट छोटा है। तो देखो जब यहाँ पे यूनिट बड़ा है, यूनिट बड़ा है तो वैल्यू छोटा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं? तुम ही देखो, जब यूनिट बड़ा है, यूनिट किलोमीटर है तो वैल्यू छोटा है मैग्नीट्यूड, लेकिन जब वहीं पे यूनिट जब छोटा किया गया तो वैल्यू जब बड़ा हो गया। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे, तो यहीं से ये कंसेप्ट आया, इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। समझ में आया कि नहीं? या इसी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट या वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो ये तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए नहीं साधारण लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, साधारण लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, इसलिए जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी लिखते हैं, उतना ईजी पढ़ते हैं। समझ में आया? तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला है, देखो क्या होता है, आ जाओ इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ, देखो सिंपल बात, अभी मैंने क्या बताया था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कुछ कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है? सिंपल सा चीज़ समझो, समझ में। तो मान लो कि एन अगर कुछ हटाते हैं तो मान लो के रख लेते हैं 1/u। समझ में आया कि नहीं आया? के रख लिए 1/u, तो जब इधर u को इधर भेजें तो देखो इधर डिवीजन में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब इसका मतलब तुम समझ रहे हो, वेयर यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट है। तो के क्या है? कांस्टेंट है। तो समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि जब n और u को गुना करोगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब n बढ़ेगा तो u घटेगा, जब u बढ़ेगा तो n घटेगा, मतलब कांस्टेंट ही होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन एक चीज़ कांस्टेंट ही होगा। तो यहीं से आ जाता है कि जब कोई भी एक यूनिट जो n1 की बात और u1 की बात करें, सिंपल सा बात, अगर दोनों को गुना करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। और किसी भी चीज़ में कन्वर्जन करते हैं, वहाँ अगर उसका मान n का वैल्यू चेंज होकर n2 होता है, u का वैल्यू 2 होता है, तो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये तुम्हारा कन्वर्जन का फॉर्मूला आ गया। समझे? कांस्टेंट का मतलब ही हो जाता है कन्वर्जन। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सा बात है, यहाँ से इधर भेजे उसका डायरेक्ट ये प्रूव कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो n इक्वल टू n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट था, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए हैं तो सिर्फ के लाएँ और उसका ये इधर भेज देते n इक्वल टू के। और इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने पहले ही क्वेश्चन एक कराया था उसी को क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लेंगे। समझ में आया? जो न्यूटन वाला नहीं कराया था वही वाला कराता हूँ, ठीक है ना। एक न्यूटन को 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी टाइम, ठीक है। समझ में आया? ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो ये मैंने पहले कराया था, टेंशन ना लो, फिर से मैं कराऊंगा, ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही क्या है, सिंपल सा बात है। हमारा कॉन्सेप्ट है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, यही ना प्रूव किया अभी कन्वर्जन का। ये समझ में आया कि नहीं? तो देखो n1 क्या है, इधर तो n1 1 है, u1 क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन को डायरेक्ट n से लिखते हैं, सिंपल। n2 हमें पता नहीं है तो n2 निकालना है, u2 क्या है, डाइन से, तो डाइन से ले लो, सिंपल। तो एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, न्यूटन जो होता है ना, न्यूटन जो होता है
ये MKS यूनिट होता है, MKS किस चीज़ का होता है, फोर्स का, MKS यूनिट होता है फोर्स का। और जो डाइन्स होता है ये CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है किसका, तो फोर्स का, दोनों फोर्स का होता है, समझ में आया। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायमेंशन लिख लेंगे, समझ में है ना, डायमेंशन। फिर से मैं सब चीज़ बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लेना। 1 इंटू सिंपल न्यूटन है, ठीक है ना, तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, मतलब न्यूटन क्या है, फोर्स है ना, फोर्स का ही यूनिट है ना न्यूटन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ML T⁻², जो उसी समय से लिख रहे हैं, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखो n यहाँ पे n न्यूटन है, तो ML T इसको M1 L1 और T1 लिख लेंगे। और N2 इक्वल टू डाइन्स का भी सिंपल सा बात है कि वो भी कहने का मतलब है कि तुम्हारा फोर्स का ही है, तो फोर्स का भी तो डायमेंशन सेम ही होगा ना, फोर्स का डायमेंशन उसके CGS यूनिट या MKS यूनिट से क्या लेना देना, कुछ नहीं लेने देना ना भाई। तुम डाइन्स लिखो, अच्छा न्यूटन लिखो, डायमेंशन तो वही होगा। तो इधर भी लिख लें ML T-2, बस इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 इधर लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ 1 से तो कोई मतलब 1 गुना किसी में होगा तो वही हो जाएगा, तो M1/M2 ये इधर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। इधर क्या करेंगे L1/L2, ठीक है, इधर क्या करें T1-2/T2-2, समझ में, इधर N2 छोड़ देंगे, है कि नहीं है। उसका देखो अब डायरेक्ट वो वाला वैल्यू रखेंगे, समझ में आया, वैल्यू। जैसे देखो तुम्हारा न्यूटन, देखो न्यूटन कब होता है, न्यूटन MKS होता है। MKS मतलब जो मास होता है ना, मास को हम लोग kg में, और जो MKS ठीक है, और सॉरी मैं गलत बोल दिया, ठीक है, काट देते हैं। जो लेंथ होता है ना, लेंथ को मीटर में, वेट को केजी में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। CGS में जो होता है ना, C से सेंटीमीटर, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट को जो मास होता है उसको ग्राम में मेजर करते हैं, और उसका जो सेकेंड होता है ना, सिंपल टाइम मतलब सेकेंड ही में करते हैं, ठीक। तो देखो M यहाँ M1 क्या है, M1 तुम्हारा MKS का है, तो ये केजी होगा, नीचे वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे L1 क्या है, मीटर हो जाएगा, L2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और टाइम तो दोनों में सेकेंड, इसमें कोई लफड़ाई नहीं है कि नहीं है, इसमें कोई लफड़ाई नहीं है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि S⁻² भी ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों कट जाएंगे N2। तो देखो ये S कट गए, ठीक है ना, लेकिन केजी ग्राम नहीं कटेगा। लेकिन तुमको मैं बताया 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और तुमको ले जाना है टाइम्स में, तो सिंपल सा केजी को चेंज करो, तो 1000 ग्राम बटा ग्राम, इंटू मीटर में तो 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर बराबर N2। ये तो दोनों कट गए हैं। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, और 10 के पावर यहाँ कितना हुआ, 3, 1 2 3, यहाँ 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 5 इक्वल टू N2 आ गया कि नहीं आ गया। तो सिंपल N2 किसका मैग्नीट्यूड है, डाइन्स का, तो यानी डाइन्स में आ गया। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसके पहले जो बताया था ऐसा ही लगभग बताया था, लेकिन जो भी तुमको मेथड समझ में बना सकते हो। क्योंकि देखो अगर तुम CBSE या बोर्ड्स में बनाने जा रहे हो तो ऐसे ही बनाना, तुम्हारा फुल मार्क्स मिलेंगे, जो भी मार्क्स मिलेंगे, समझ में आया। अगर तुम अगर जेई में जा रहे हो तो जेई में तुमको जैसे सुविधा, पीछे जब बताया था उस समय वैसे लगो, चाहे ऐसे लगो, जैसे तुमको मन करे वैसे बना लो। क्योंकि जेई मेंस में तुमको ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब वो ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन हार्ड आएंगे लेकिन तुमको ऑप्शन आते हैं, तो तुमको टिक सही मारना रहता है। समझ में आया। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा जेई मेंस 2011 का पेपर का है। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल का डेंसिटी दिया है। ठीक है, इन CGS, किस में दिया है, CGS सिस्टम में दिया है। ठीक, ऑफ यूनिट। देखो एकदम देख रहे हो, जो बेसिक्स लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़ाया गया है सब चीज़ यूज हो रहा है कि नहीं, तो क्वेश्चन में सब चीज़ यूज होने लगता है। ठीक है ना, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर CGS में दिया है, सेंटीमीटर क्यों। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। ठीक है, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कितना दिया है, 0.4 दिया है।
बी कितना दिया है 40 दिया है, सी कितना दिया है 400 दिया है, डी कितना दिया है 0.04। ये तुम्हारा जेई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का है, जेई मेंस 2011 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। ठीक है, आई होप तुमने बनाया होगा। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। हमें तो एक ही कॉन्सेप्ट आता है, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो, आई एम सॉरी। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम यूनिट 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसमें जिस भी सिस्टम में आया उसमें 100 सेंटीमीटर को मानते हैं यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम को मानते हैं। तो द वैल्यू ऑफ डेंसिटी मटेरियल भी, तो डेंसिटी का मटेरियल क्या होगा, समझ में आया। तो देखो सबसे पहले हमें पता है डेंसिटी जो ही पता है, ये CGS में पता है कि नहीं है। उसका डेंसिटी हम लोग क्या निकालना है, न्यू सिस्टम है। डेंसिटी क्या निकालना है, न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में क्या है, न्यू सिस्टम भाई तुमको 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर कितना लिखा था, 100 सेंटीमीटर लिखा था ना, एम सॉरी 10 सेंटीमीटर, ये सी है। तुमको 10 सेंटीमीटर को एक मानना है और उसका 100 ग्राम को एक मानना होगा, समझ में आ रहा है। नया सिस्टम चल रहा है। देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वेट एक मिनट टाइम मेरे को दे दो। यहाँ पे न्यू सिस्टम लिखना। देखो अब तक हम लोगों ने पढ़ते आ रहे थे, तो फंडामेंटल जो डेरिवेशन वाला भी था, तो उसमें क्या होता था कि जो यूनिट जो था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, यही सब था ना, टाइम था। तो ये जो चीज़ था फंडामेंटल, इसको चेंज करता था, कहता कि नहीं भाई अब हम फोर्स वेलोसिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट मानेंगे। तब तुम बताओ मास का, टाइम का डायमेंशन क्या होगा। उसी तरह कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है इन ए सिस्टम, नया सिस्टम, एक नया सिस्टम, इन ए सिस्टम यूनिट विच यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर एक नया सिस्टम में 10 सेंटीमीटर को माना जाता है, यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम को माना जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो उसका पूछा है वैल्यू ऑफ डेंसिटी क्या होगा मटेरियल का, समझ में आया। तो देखो डेंसिटी सिंपल हमने क्या जाना था, हमने जाना है सिंपल सा बात है कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यही ना कन्वर्जन का तरीका, यही सीखा था। चलो सबसे पहले जब भी कन्वर्जन चाहे जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होने लगे ना, छोटे छोटे क्वेश्चन में ब्रेक करो। अब तुमको मैं सिखाता हूँ क्वेश्चन ब्रेक कैसे करते हैं। जैसे देखो N1 U1 N2 U2 हो रहा है ना यूज, तो सिंपल सबसे पहले इधर वैल्यू अलग लिखो, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सिली मिस्टेक बोलते हो ना, कभी नहीं होगा। N1 का मान सबसे पहले इसमें 4 ग्राम सेंटीमीटर तक 4 हो गया। उसके बाद तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब U1 यहाँ पे U2 लिख दिया ना, U1 होगा ना, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। U1 का मान यूनिट कहने का मतलब क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल बात है। तो हमें तो मतलब रहता है किस चीज़ से, हमें मतलब रहता है डायमेंशन से, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है, जो डायमेंशन होता है किसका, डेंसिटी का डायमेंशन होता है। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मास बटा लेंथ होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। तो M/L⁻³ यही होता है ना, होता है कि नहीं। उसका तो कहने का मतलब आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो देखो N1 का मान तो हम लोग को पता है 4, उसका तो हम लोग को डेंसिटी पता है M/L⁻³ लेकिन देखो U1 था तो यहाँ पे 1 1 लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों को डिफ्रेंशिएट अलग अलग रखना है ना, तब ना हम सॉल्व करेंगे। N2 का मान ही निकालना है, तो N2 रख लो। उसका देखो ये भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी का डायमेंशन दोनों का तो सेम ही होगा, M/L⁻³ लेकिन ये 2 लिख लो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो 4 गुना इधर M1 है, तो M1 बटा नीचे M2, इसको यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर डिवीजन में है। इधर भी देखो L⁻⁻³ बटा L⁻⁻3, इधर N2 आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ 4, अब देखो कौन है पहले वाला में तो हम लोग सिंपल सा बात है कि जो देखो ग्रामी में है, तो सिंपल सा बात है एक ही ग्राम को 1 ग्राम कहते थे। पहले वाला जो सिस्टम 1 ग्राम को ही 1 ग्राम कहते थे। अब नया वाला सिस्टम में क्या बोला है कि भाई तुम 100 ग्राम को क्या आ गया, अब नया वाला में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला हाँ यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। तो सिंपल सा बात है, तुमको बोल रहा है कि 100 ग्राम को अब 1 ग्राम तुमको बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो 100 ग्राम पे बोल रहा है, लिख दो सिंपल। उसके बाद बोला है उसी तरह L1 का क्या बोला है, L1 तो हम लोग को पता ही है लेंथ होता है, तो लेंथ में हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दो, सिंपल सा बात है, सेंटीमीटर लिख दो। सेंटीमीटर के (3) लिख दो। उसके बाद यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बोला है लेकिन 10 सेंटीमीटर को तुमको 1 सेंटीमीटर मानना है, समझ में आया कि नहीं। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो पुराने वाले सिस्टम में जो तुम मानते तो 1 1, 2 को 2, 3 को 3 मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नया एक सिस्टम हम बनाए जिसमें 10 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे और 100 ग्राम को 1 ग्राम मानेंगे, उस सिस्टम में तुम बताओ इनका वैल्यू क्या होगा, समझ में आया कि नहीं है। तो उसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ L2 का मान क्या है बोला था कि 10 सेंटीमीटर को मानेंगे, 10 सेंटीमीटर को (3),
इक्वल टू N2, है कि नहीं। आज सॉल्व करते हैं। तो देखो ये ग्राम से ग्राम कट गया, 4 से कटेगा 25 कटेगा, 1/25 है कि नहीं। उसका देखो ये सेंटीमीटर क्यों है, ऊपर है, तो इसको नीचे जब भेजेंगे तो सेंटीमीटर क्यों नीचे हो जाएगा। उसका ये जब जाएगा सेंटीमीटर क्यों ऊपर, तो 10 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि होता क्या है a का पावर -1 रहता है, तो जब माइनस पावर आता है तो 1/a हो जाता है। जब वही रहेगा a का पावर नीचे b -1 ऊपर भेजेंगे तो b का पावर 1 हो जाएगा। जब माइनस और प्लस ये पावर का चेंज कर देना तो रिवर्स उल्टा नीचे ऊपर नीचे होता है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया N2। अब देखो क्यों करना है, तो ये तो तुम्हारा 1/25 हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यों का सेंटीमीटर क्यों, इसको क्यों करेंगे तो 10 का क्यों कितना हो जाएगा 1000 और सेंटीमीटर का क्यों सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 से गुना करें सेंटीमीटर क्यों सेंटीमीटर क्यों कर दिया। ये 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 1 0 बराबर N2, यानी N2 का मान कितना आ गया, N2 का मान आ गया 40। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं 40। तो देखो मैं तुमको एक बार और कॉन्सेप्ट, देखो ये सब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। और कॉन्सेप्ट कहोगे कि कॉन्सेप्ट बताइए तो मैं क्या लिखूँगा। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लगाओ, ठीक है। सबसे पहले उसका N1 अपना वैल्यू लिख दो, वैल्यू लिख दो, व्हाट्सअप वाला इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है। और U जो है यूनिट है, U क्या है यूनिट है, इसके जगह डायमेंशन नल फॉर्मूला लाओ। उसके बाद क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कर दो, कह रहा है कर दो, सिंपल सा बात है, यही हो गया, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया। क्योंकि हमने अभी पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, क्या किया कि सबसे पहले N1 U1 इक्वल टू N2 U2 किया, उसका देखो ये वैल्यू रख दिया, उसका हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन में चले गए, डायमेंशन लिख के जो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई पहले तुम 1 ग्राम को 1 ग्राम मानते थे, अब 100 ग्राम को 1 ग्राम मानो, 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मानो, उसका वही कर दी, डिवाइड कर दिया, उसका आ गया। समझ में आया कि नहीं है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल क्वेश्चन था, ठीक। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, द लेंथ इज 1 किलोमीटर, लेंथ कितना है, लेंथ इज 1 किलोमीटर, ठीक है ना। एंड टाइम इज 100 सेकेंड, टाइम इज कितना है 100 सेकेंड, ठीक है। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास पूछा है, सिंपल सा बात है। तो आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे है 1000 kg, बी नंबर है 10 kg, सी नंबर तुम्हारा है 10,000 kg, उसका डी नंबर है 100 kg। सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आई होप तुमने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, ठीक है ना, यूनिट ऑफ फोर्स क्या दिया 1 किलो न्यूटन, ठीक, 1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बात है, सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें चेंज करना होगा तो चेंज भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन का एक्चुअल में सबसे पहले क्या देखते हैं, न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन देख रहे हैं, फोर्स का डायमेंशन m/L(T⁻²), हम लोग यही ना करते थे, हम लोग करते क्या थे, सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करते थे N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यही तो कर रहे हैं ना। तो N1 का मान देखो कितना है 1 और इधर कितना है किलो न्यूटन। बस यहाँ पे कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, कन्वर्जन नहीं करने की जगह कि तुम्हारा 2 चीज़ों का मान दिया, तीसरा पूछा है, तो इसलिए हम 1 लगा रहे हैं। ये दोनों बराबर कहने का मतलब कब लगाएंगे, जब N1 U1 N2 नहीं दिया, U2 दिया होगा तब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा बोला 1 किलो न्यूटन को तुम चेंज करो, लेकिन वहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ कि 100 सेकंड है
उसके बाद 1 किलोमीटर है, तो तुमको यूनिट ऑफ मास बता देना है। समझ में आया? तो देखो 1 किलो न्यूटन को हम लोग को चेंज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लो। N2 में सिंपल सा बात है 1 किलो न्यूटन इक्वल टू, अब हम ये फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमको कन्वर्जन नहीं करना है, हमको 1 किलो न्यूटन ही दिया है, इसी को बस इसका वैल्यू किलो न्यूटन को तोड़ के लिखना है और उसका ये लिख देना है। ये वैल्यू पुट करके तुमको मास का मान बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मास होगा m, ठीक है, l होगा, सिंपल सा बात है, तो l हो जाएगा। उसका इसका हम लोग लिख रहे हैं, इसका लिख रहे हैं, ठीक है। उसका बाद टाइम होगा T⁻², इसका डायमेंशन लिख दी है कि नहीं है। वैल्यू निकालना है हम लोग को, वैल्यू किस चीज़ का निकालना है? ये मास का वैल्यू निकालना है। तो 1 किलो न्यूटन, उसका m का वैल्यू निकाल, m l का मान दिया हुआ है कितना है, l का मान कितना है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर लिख लिए, किलोमीटर। उसका टाइम का मान कितना दिया है, तो टाइम का मान तुम्हारा दिया है 100 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे 100 सेकेंड का पावर-2, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 किलो न्यूटन इक्वल टू, देखो ये न्यूटन कटेगा, पता है क्यों? देखो आ जाओ ओपनली पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो जो एक्चुअल में ये न्यूटन जो होता है ना, न्यूटन किलो रहने देते हैं, ये केजी रहने देते हैं, 1 केजी। तुमको मैंने क्या बताया कि फोर्स का ऐसा यूनिट या तो न्यूटन होता है, या तो सिंपल सा बात है उसको m का केजी हो गया, l का मीटर हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, ठीक है। तो केजी उसका किलोमीटर, किलो है तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कहने का मतलब फिर से एक्सप्लेन करते हैं, शुरू से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखो N1 इक्वल टू U1 इक्वल टू N2 हम लोग को बताया था जब कन्वर्जन करना था, लेकिन यहाँ एक ही क्वेश्चन है और 2 का मान दिया है, तीसरा का मान पूछ रहा है, सिंपल सा बात है। यानी कहने का मतलब A गुना B गुना C इक्वल टू 100 दिया है सिंपल, और A और B का मान दिया है, C का मान पूछे हैं। क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ब्रेक कर लो, ठीक है। तो देखो ये जाए तो केजी किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ मास निकालना है, तो मास का वैल्यू मान लो x है, उसका तो केजी हो गया। समझ में आया कि नहीं है? उसका यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू हो गया 1 किलोमीटर, और देखो इसको पावर-2 है तो नीचे भेजोगे तो कितना आ जाएगा 100, और गुना करोगे फिर 100 और सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो देख रहे हो, तो सेकेंड स्क्वायर से इधर का सेकेंड स्क्वायर कट गया, केजी से केजी कट गया, उसके बाद किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू हम लोग एम को ही एक्स माने ना, यानी कितना, हाउ मेनी, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू, देखो ये जो डिवीजन में इधर मल्टीप्लिकेशन में भेजे हैं, 1 2 4 को 0 है ना, 4 0 इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया 1000, और किस में आएगा, केजी में। हम लोग केजी ले लिए ऑलरेडी इसलिए कट गया, नहीं तो ये 1000 केजी आएगा। समझ में आएगा नहीं? यानी कितना है 10,000 केजी, यानी 1 पे 4 को 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये सी में, तो सी नंबर तुम्हारा करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? आई होप तुमको समझ में आया हुआ, नहीं तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं समझाने ही आया हूँ। क्योंकि सिंपल 1 किलो न्यूटन में हम लोग को बेसिकली करना क्या है, बेसिकली ए गुना बी गुना सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक। और देखो ए का मान तुम्हारा निकालना है, ए मास हो गया, बी तुम्हारा किलोमीटर लेंथ हो गया, और सी सेकेंड हो गया। तो ए का मान निकालना है, बी का मान 1 दिया है, और सी का मान क्या दिया है 100, और 100 का पावर हम लोग को डायमेंशन से पता है -2 होता है, इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर नीचे भेजेंगे, उसका 10 के पावर 4 हो जाएगा। यही क्वेश्चन था, छोटे क्वेश्चन में अगर ब्रेक करें तो। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, घर से बना के आना, HW वाला क्वेश्चन, ठीक है, HW क्वेश्चन, ठीक है। आई होप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लिमिटेड थ्योरी है, ठीक है ना। तुम क्वेश्चन से ही सीखोगे, क्वेश्चन इसलिए करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और थ्योरी करो, सिंपल। क्या क्वेश्चन, इन ए सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वन यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड। समझ रहे होगे आई होप, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg, ठीक है, एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। इन दिस सिस्टम 1 units of power will correspond to, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा 16 वाट्स, ठीक है, बी 1/16 वाट्स, सी 25 वाट्स,
डी नॉन ऑफ दिस नॉन, ठीक है। तो तुम्हारा एच डब्ल्यू वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो ये इसको बना के आना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक। तो चलो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इसी पेज पे ले लेते हैं, किसी और पेज पे नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशंस, ठीक है ना, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन, ठीक है। क्या है मतलब ओवरऑल अब हमारा जो चैप्टर ये वाला जो टॉपिक चला था डायमेंशनल ऑफ एनालिसिस, ये खत्म हो गया। तो हम सबसे पहले ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये ड्रॉबैक्स तुम्हारे एग्जाम सीबीएसई यूबीएसई बोर्ड्स में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब अससन और रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेन जेईई एडवांस में, तो कभी कभी वहाँ भी आ जाते हैं, तो ठीक है ना। तो वैसा इसलिए मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता हूँ जिससे तुम क्वेश्चन है अगर नहीं बना सको, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सारा ले लेता हूँ और लपेट के चलता हूँ, ठीक है ना। ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन, सबसे एक नंबर ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन क्या है। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। वी कैनॉट एक्सप्रेस बाय डायमेंशनली analysis dimensionally analysis that where the formula is correct or not, ठीक है। करने का मतलब है कि फर्स्ट नंबर का मतलब क्या है, सिंपल सा बात है। एक नंबर ड्रॉबैक क्या कर रहा है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस बाई डायमेंशनली एनालिसिस दैट वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। सिंपल सा बात है, जो हम लोग निकालते हैं डायमेंशनली से, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, जब बराबर है तो हम लोग लिखते थे डायमेंशनली करेक्ट। क्या लिखते थे, डायमेंशनली करेक्ट लिखते थे कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट। तो देखो डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी हम नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में फॉर्मूला वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये हो गया, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते हैं कि फॉर्मूला एक्चुअल में गलत है कि सही है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी वाला तुम्हारा करके दिखाए थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ MB² होता है, 2 MB² पाई MB² भी रख के देखे थे, आ रहा था कि सही। 2 नंबर क्या है ड्रॉबैक्स, ठीक है ना। 2 नंबर है वाइल ड्राइविंग द फॉर्मूला we can only derive formula with 3 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। करने का मतलब है कि कोई भी फार्मूला को अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग खाली तीनों को वेरिएबल ले सकते थे ना, एम एल टी। कहने का मतलब है कोई भी अगर हम डायमेंशन निकालते थे तो एम एल और टी में लाते थे ना, और किसी में ला ही नहीं सकते थे। कोई भी डायमेंशन हम लोग निकाल रहे थे तो इन्हीं 3 में लाते थे ना, कोई और में ला ही नहीं सकते। हम लोग को पता ही नहीं है उसमें एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है कि नहीं है। एम और टी, एम एल टी, तो इन्हीं 3 वेरिएबल में हम लोग कर पाते थे। मान लो सिंपल सा बात है, कोई ऐसा कोई भी चीज़ ले लो सिंपल जिसमें केल्विन होता होगा। जैसे कहने का मतलब है कि यार ले लो ये अभी एक कौन सा क्वेश्चन चल रहा था यार, कोई भी ले लो, सिंपल सा बात है जिसमें कोई और चीज़ आता है, केल्विन आता होगा ना। रेजिस्टेंस ले लो ना, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर होता है। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाले थे, आर का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाले थे, तो उसमें केल्विन वोल्विन बहुत सारा चीज़ आ रहा था कि नहीं, या पोटेंशियल का निकाल रहे थे, देख रहे। तो वाइल ड्राइव जब फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं ना, तो हम लोग खाली 3 वेरिएबल का ही फार्मूला ड्राइव कर पा रहे थे, और किसी का ड्राइव भी नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ का नहीं ड्राइव कर पाते हैं। बस जिसमें एम एल और टी, वो जिसमें 3 ये हैं उन्हीं का वेरिएबल हम लोग वही ड्राइव कर सकते हैं। अगर जिसमें केल्विन हो गया, टेम्परेचर का कोई चीज़ आ गया, चाहे कोई भी चीज़ आ गया, हम लोग कर ही नहीं सकते, हम लोग कर ही नहीं पाते। तो ये तुम्हारा ड्रॉबैक दूसरा हो गया। तीसरा ड्रॉबैक क्या है, द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट cannot be determined while deriving a formula। जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग जानी दिखा रहे हैं, सॉरी, और ड्राइविंग कर रहे हैं, सिंपल सा ड्राइविंग ए फार्मूला। जब कोई भी हम लोग फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हो डायमेंशनली कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो बताते हैं तो कांस्टेंट किया आता है, और इस कांस्टेंट के को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक है ना, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट फाइंड ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने कराया था, सिंपल सा बात है, वो ग्रेविटेशनल वाला जो चक्कर लगा रहा था, उसमें मैंने निकाला था, उसमें डायमेंशनली से हम लोग निकाले, लेकिन पाई होगा 2 पाई होगा हम लोग को पता ही नहीं के टर्म में है, क्योंकि हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। एक्चुअल में जो डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, जो डायमेंशनली करेक्टनेस से हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं या ड्रॉबैक डायमेंशन से कर रहे हैं, भाई उसमें कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं पा रहे हैं, बस के को के छोड़ रहे हैं।
अब तक जितना क्वेश्चन आ रहा है देखे कहीं भी हम लोग निकाले नहीं निकाल पा रहे हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं, समझ में। तो तीसरा ड्रॉबैक हो गया। चौथा ड्रॉबैक क्या है, आ जाओ लिखते हैं। चौथा ड्रॉबैक क्या है, चौथा ड्रॉबैक वी कैनॉट एक्सप्रेस ए रिलेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस which contain trigonometry ratio, exponential या लॉग हो गया। समझ में आया कि नहीं है। कोई भी हम लोग अगर डायमेंशन से किसी भी फॉर्मूला को डराइव कर रहे हैं तो किसी में देखना टेन थीटा, सिंपल कॉस थीटा या एक्सपोनेंशियल या लॉग नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोग बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो होता है, चाहे एक्सपोनेंशियल होता है या लॉग होता है, ये तीनों तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशनलेस। m0, l0, t0, वहाँ पे m0, l0, t0 का मान 1 हो जा रहा है, सिंपल सा बात है, तो हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है। तो हम लोग वो ड्राइव कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी एक्सप्रेस रिलेशन करते हैं उसमें अगर त्रिकोणमितीय रेशियो, एक्सपोनेंशियल, लॉग कोई भी आता है तो हम लोग ड्राइव कर नहीं पाएंगे, ड्राइव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशनलेस को वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसके टर्म में आ ही नहीं सकता है कभी भी। समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या, 5 नंबर, एक और ड्रॉबैक है, वी कैन ओनली ड्राइव रिलेशन यूजिंग dimensional analysis which are in product। कहने का मतलब है कि 5वां नंबर ड्रॉबैक क्या है कि वी कैन ओनली ड्राइव रिलेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस विच आर इन प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि मान लो फोर्स का m/l(t-2) होता है, तो ये सब तुम ड्राइव कर सकते हो, ये सब तुम ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको कह दिया जाए कि एग्जाम्पल के लिए अगर कह दिया जाए v=u+80 होता है, इसको ड्राइव करके देखो, इम्पॉसिबल, ड्राइव ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो इसका भी डायमेंशन, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी होगा, तो हम लोग अलग अलग करके ना करते हैं सॉल्व, सिंपल सा लिख देते हैं ये वेलोसिटी है तो इधर साइड वेलोसिटी होगा, ये हम लोग ड्राइव ही नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे वो फार्मूला हो गया या करेक्टनेस हो गया, तीनों पार्ट में जो भी क्वेश्चन किया तो प्लस माइनस कभी आता ही नहीं होगा, आ ही नहीं सकते हैं। और ले लो s=ut + ½ at², कभी ये ड्राइव करके दिखा ही नहीं सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस से, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। समझ में आया। ओनली जो मल्टीप्लिकेशन वाला वो है वो कर सकते हैं। चलो पांचों को फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है। यही लास्ट हमारा क्लास में लास्ट टॉपिक यही है, ठीक है ना, कि ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन। ड्रॉबैक डायमेंशन में क्या था कि फर्स्ट नंबर क्या था कि हम लोग कभी भी बता नहीं सकते हैं कि एक्चुअल में फार्मूला जो है, एक्सप्रेशन जो आया है हमेशा करेक्ट है या नहीं है, हम लोग बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है, फार्मूला है कि नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म आते हैं जिसके बारे में बता ही नहीं सकते। डायमेंशनलेस का वैल्यू देता ही नहीं है डायमेंशनल वाला। समझिए। दूसरा नंबर क्या था, वाइल ड्राइविंग द फार्मूला वी कैन ओनली द ड्राइविंग फार्मूला विल 3 वेरिएबल, खाली MLT के टर्म में निकाल रहे थे और किसी का यूज ही नहीं कर रहे थे। और इसके इसमें केल्विन टेम्परेचर है, उससे मतलब ही नहीं है भाई, उससे मतलब ही नहीं। हम लोग खाली 3 टर्म में यही ना ले रहे थे, m/x, l/y, t/z, यही तो ले रहे थे ना, सिंपल सा बात है। इन्हीं टर्म में आ रहा था ना, और किसी टर्म में नहीं आ रहा था। 3 नंबर ड्रॉबैक क्या था, द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, हम लोग कभी फाइंड ही नहीं कर पाते हैं। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि ये कांस्टेंट लिखते हैं, ये कभी फाइंड ही नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला से, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते हैं। और 4 नंबर जो हुआ, अगर तुम्हारे फॉर्मूला एक्सप्रेशन त्रिकोणमितीय एक्सपोनेंशियल लॉग है तो कभी आ ही नहीं सकता, वो फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का डायमेंशनल वाला वैल्यू नहीं देता है। और जो वी कैन ओनली ड्राइव द रिलेशन यूजिंग द फार्मूला एनालिसिस इन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में होता है उन्हीं का हम लोग निकाल सकते हैं, जो प्लस माइनस में होता है वो हम निकाल ही नहीं सकते। समझ में आए। तो आज यहीं तक लेक्चर रहने देते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट हम लोग आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।